बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स में ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ने लगे हैं जी। चैप्टर 17 में हमारा पोर्शन जो था फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स का वो थी सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। आपको पता है वो तकरीबन फिनिश हैं, ये लास्ट उसी का हिस्सा ही है। ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का लास्ट टॉपिक है छोटा सा, सुपर कंडक्टर्स। ये जो टॉपिक बच्चों शुरू करने से पहले, इसकी डेफिनेशन, इसकी पॉइंट बयान करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ ज़रूर, चंद मिनट आपके लगेंगे, आपने याद किया हुआ है, कभी समझा हुआ है, आप चैप्टर नंबर 13 में जल्दी से मोटे मोटे पॉइंट वो ज़रूर रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए। जो आपने टॉपिक पढ़ा था इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये वाला जी, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर चैप्टर नंबर 13 का था ये। और ये वाला ग्राफ कुछ था, ये कुछ रेजिस्टिविटी विद चेंज इन टेम्परेचर कैसे चेंज होती है। ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन थी, थोड़ा सा उसमें कमी बेशी इधर जाके आती है, लेकिन तकरीबन स्ट्रेट लाइन है। ये -200 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग ऑलमोस्ट ज़ीरो को छू जाती है रेजिस्टिविटी। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हुआ था, बस आप यूँ समझिए कि इस टॉपिक का, मैं क्या कह रहा हूँ गौर करना, इस टॉपिक का जो 13वें चैप्टर का टॉपिक था, समझिए बी पार्ट, इस टॉपिक की एप्लीकेशन या इसी का बी पार्ट 17वें चैप्टर में हमारा सुपर कंडक्टर है जो हम अब पढ़ने लगे हैं। ये बड़ी ख़ास बात, ये नोट कीजिएगा जो मैंने अभी कही है। क्या मतलब है, कैसे, यही बातें अब आपको यहाँ पर हम कुछ इसी तरह की करने लगे। लेकिन तो सुपर कंडक्टर्स को क्या होते हैं बच्चों, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। अच्छा, इसके बच्चों नोट्स तकरीबन आपकी बुक पे भी जिस तरह मैं चाहूँगा ऑलमोस्ट उसी तरह ही हैं, तकरीबन वो हेडिंग्स की तरतीब या हेडिंग्स वगैरह बताई हुई हैं, तो इसको आपकी बुक से ही काफ़ी रहेगा। ठीक है, जैसे मैं पिछले लेक्चरों में भी बता चुका हूँ कि ये कोई मैथमेटिकल डेरिवेशंस फार्मूले तो हैं नहीं। अगले इस पूरे चैप्टर में जो अगली जो चीज़ें हमने देखनी है, देख रहे हैं, तो ये मजमून ही हैं, तो इनमें बस पॉइंट ही हैं, बस फ़िक्रे वगैरह हैं, तो कुछ बातें हम समझ लेते हैं, फिर रीडिंग कर लेते हैं। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस कह दें और रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं, वो नियरली ज़ीरो हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है, मेजरेबल नहीं रहती किसी ख़ास टेम्परेचर से जब कम करें टेम्परेचर। अच्छा, अब टेम्परेचर का मैंने आपको बता दिया कि ये असल में बी पार्ट है। मैंने स्पेशली, ये मेरे बड़े अहम फिक्रा है जो मैंने बोला, मैंने कहा ये टॉपिक उस टॉपिक का बी पार्ट ही है, उसी का सेकंड पोर्शन है। तो इस वजह से अब आपको ये समझना बड़ा आसान हो जाएगा जो मैं बात करने लगा हूँ। आप पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ती है और कम होने से कम होती है। तो फिर टेम्परेचर कम करें कम करें कम करें और कम और कम, तो बच्चों फिर जैसे अभी पीछे आपको मैंने ग्राफ वो दिखाया चैप्टर 13 वाले उस टॉपिक का, ऑलमोस्ट ज़ीरो या नेग्लिजिबल हो गई रेजिस्टिविटी बहुत ही लो टेम्परेचर पे जाके। जब बच्चों ना होने के बराबर रह जाए रेजिस्टिविटी, ज़ीरो को अप्रोच कर जाए, तो फिर वो जो सब्सटेंस है जिसमें वो मटेरियल जो है जिसकी रेजिस्टिविटी तकरीबन ना होने के बराबर आ गई, इतनी थोड़ी रह गई है कि हम उसको मैयर ही नहीं कर सकते थे। होती तो है थोड़ी बहुत, लेकिन मतलब मैयर ही नहीं कर सकते, बहुत थोड़ी सी, इतनी थोड़ी कि नियरली ज़ीरो हो जाए तो कहेंगे अब वो बन गया सुपर कंडक्टर। अच्छा, जब रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो गई, रेजिस्टिविटी क्या है, अब ये भी डेफिनेशन याद करें, चैप्टर 13 में पढ़ी हुई है। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर क्यूब ऑफ ए सब्सटेंस। तो रेजिस्टिविटी एक्चुअली एक मखसूस किस्म की, एक स्पेसिफिक किस्म की रेजिस्टेंस ही होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, अब ये बातें यहाँ नहीं मैं करूँगा, वो सारी बताई हुई हैं आपको बड़ी डिटेल से, कॉन्सेप्ट में मुझे याद है, मैंने समझाया हुआ है। अच्छा, तो फिर जब रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बच्चों ज़ीरो हो जाती है तो पता है फिर क्या होगा। उसी तरह जिस तरह फ्रिक्शन का भी ज़ीरो हो जाए तो पता क्या होगा। फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाए तो बच्चों एक दफ़ा किसी चीज़ को मूव कर दिया तो हमेशा हमेशा मूव करती रहेगी। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि सुपर कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस जिनकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो को अप्रोच कर जाती है बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर। ये वाला ग्राफ भी मैं साथ ही इसको भी बयान कर दूँ, ये उसी तरह का ही है जैसा अभी आपको दिखाया था, बस थोड़ा ही फ़र्क है कि वही स्ट्रेट लाइन है, इधर को लिया टेम्परेचर उसी तरह से अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उसी तरह उधर को लिया है रेजिस्टिविटी रो अलॉन्ग वाई एक्सिस। और ये जो ज़ीरो है इस दफ़ा, ये असल में ज़ीरो केल्विन है, ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड समझिए ये ज़ीरो है। जबकि पीछे वो जो ग्राफ अभी चैप्टर नंबर 13 में दिखाया, दोबारा देख लीजिएगा, वो -200 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ दिखाया था। इसका मतलब है कि अभी ज़ीरो केल्विन वहाँ नहीं आया था, और ज़ीरो केल्विन से भी पहले ही रेजिस्टिविटी एकदम तकरीबन ज़ीरो हो गई थी। तो ये भी ग्राफ असल में तकरीबन वही है। आप यूँ समझिए कि ऑलमोस्ट लगभग यहाँ कहीं समझिए कि वो था वो -200 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग। तो
स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का मतलब है जो टेम्परेचर बढ़ना था रेजिस्टिविटी बढ़नी थी, और इसी तरह पीछे को आए तो जो टेम्परेचर कम होना था रेजिस्टिविटी कम होनी थी। लेकिन एक ख़ास टेम्परेचर पर आके, ये TC लिखा हुआ है, TC है, छोटा सा लिखा हुआ है, तो ये TC होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी उसकी डेफिनेशन भी करते हैं। तो जो टेम्परेचर कम किया, पीछे को आ रहे हैं, इधर को आ रहे हैं, जो टेम्परेचर कम किया रेजिस्टिविटी कम हो रही है, हत्ता कि किसी खास टेम्परेचर पे यकदम गायब हो गई या मेजरेबल ना रही, इतनी थोड़ी हो गई, तो कहेंगे वो सब्सटेंस, वो मटेरियल बन गया सुपर कंडक्टर। और अब एक दफ़ा उसमें करंट चला दिया अगर, तो हम कहेंगे कि उसमें फिर आइडियल केस में उसमें फिर हमेशा हमेशा करंट चलेगा। ये खसूसियत होती है परफेक्ट सुपर कंडक्टर्स की, कि एक दफ़ा करंट चला दिया तो बैटरी हटा भी दें तो फिर भी चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई अपोजिंग फोर्स, कोई रेजिस्टेंस नहीं रही। तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट सुपर कंडक्टर्स का ज़हन में रखना है। ये जो मैंने ग्राफ समझा दिया, TC क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन भी तकरीबन बता दी है, दी टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मटेरियल बिकम्स नेग्लिजिबल, या कह लीजिए बिकम्स अप्रोचेज ज़ीरो। तो वो टेम्परेचर जिस पे रेजिस्टिविटी मेजरेबल नहीं रहती, ज़ीरो हम मानते हैं प्रैक्टिकली, उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अब जो मैंने बातें की हैं, मैं इधर से भी रीडिंग करने लगा हूँ। तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? द मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटी अप्रोचेज ज़ीरो बिलो ए सर्टन टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। ठीक हो गया। एंड दैट सर्टन टेम्परेचर बाय द वे दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। दीज मटेरियल्स हैव जीरो रेजिस्टिविटी, ये सही कर लीजिएगा। दीज मटेरियल्स हैव जीरो रेजिस्टिविटी बिलो ए सर्टन टेम्परेचर, कॉमा कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। These materials have zero resistivity below a certain temperature called critical temperature as shown in the graph, जैसे ग्राफ में दिखाया। ये हिस्सा है इसका ग्राफ, ये टॉपिक का। अगली हमारी हेडिंग जो है, इसने वो यहाँ लिख दी है, लेकिन ये मैं चाहूँगा यहाँ से शिफ्ट इधर कर लें। ये वाली हेडिंग इधर नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ, यहाँ आ जाएगी। अब ये नोट कर लें, या आपको नोट कर लीजिएगा, मैं वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ। लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, और उसके बाद फिर अगली आनी है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। तो उसमें वो क्या होते हैं, वो हम अभी थोड़ी देर बाद, ये बाद में करते हैं बात आगे जाके। लेकिन ये हेडिंग मैंने कहा बाद में आनी है। पहले ये जो पॉइंट है, ये मैंने भी बताया था आपको कि ड्यू टू जीरो रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर नो एनर्जी इज डिसिपेटेड। और जैसे कहा कि फ्रिक्शन अगर कभी ख़त्म हो गई, बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, तो इसका मतलब है कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, हीट बन के हमारे हाथ से नहीं निकलेगी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन नहीं होगा। एक दफ़ा किसी चीज़ को मूव कर दिया तो हमेशा मूव करती रहेगी। ऐसी ही बात यह है कि जीरो रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टर की होने की वजह से नो एनर्जी इज डिसिपेटेड एंड द करंट प्रोड्यूस्ड वंस, एक दफ़ा करंट पैदा हो गया, विल फ्लो कंटिन्यूअसली विदाउट द सोर्स ऑफ EMF। बैटरी हटा भी दें, एक दफ़ा लगानी पड़ेगी बैटरी, फिर हटा दें, तो क्योंकि कोई रास्ते में एनर्जी तो खर्च डिसिपेट हुई नहीं, करंट चलने के दौरान लेटेस्ट एटम से कोलिजन तो हुए नहीं, रेजिस्टिविटी तो हुई नहीं, तो फिर हमेशा हमेशा चलता रहेगा। ये एक अहम पॉइंट, ये आइडियल केस की बात है बाय द वे। अब वो वाली हेडिंग यहाँ आनी है, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। फिर अगली बात हम करनी है आगे जाके हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। देयर आर टू टाइप्स एक्चुअली ऑफ सुपर कंडक्टर्स, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। तो ये हेडिंग इधर उठा के ले आए आप। इसमें क्या बातें की हैं? इसमें ये बात की है कि जी पहली दफ़ा सुपर कंडक्टिविटी जो थी वो डिस्कवर की थी, एक साहब थे कैमरलिन ऑर्नेस। इसके स्पेलिंग थोड़े से वैसे डिफरेंट हैं, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक पे, आपकी किताबों पे यही हैं, तो आपने यही याद रखने हैं, यही लिखने हैं पेपर में। ये वैसे ए इधर है, एम उधर है, कैमरलिन है, लेकिन आपकी बुक पे कमायरलिन लिखा हुआ है, तो आपने बच्चों वही करना। आपको याद है, मैं कह चुका हूँ, आपकी बुक पे जो है आपने वही करना है। बहरहाल ये साइंसदान था जी कैमरलिन ऑर्नेस, उसने 1911 में ये हरकत की थी। मतलब सुपर कंडक्टर उसने पहला सुपर कंडक्टर उसने दरियाफ्त किया था। कौन था वो सुपर कंडक्टर जो उसने दरियाफ्त किया था? इसने क्या बात देखी? उसने देखा कि मरकरी जो है, मरकरी बच्चों, उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब उसका टेम्परेचर लो करते गए तो 4.2 केल्विन, 0 केल्विन के बहुत करीब उसकी रेजिस्टिविटी एकदम उसने देखा कि मेजरेबल ना रही, ज़ीरो शो हुई। क्या कहता है? द फर्स्ट सुपर कंडक्टर वॉज डिस्कवर्ड इन 1911 बाई कैमरलिन ऑर्नेस व्हेन इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी डिसअपीयर्स सडनली एज द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बिलो 4.2 केल्विन। इस फिक्रे से बच्चों पता चला? पता चला कि मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 4.2 केल्विन। मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर पूछा जाए क्या है, तो वो है 4.2 केल्विन। ये पहली दफ़ा 1911 में इसने दरियाफ्त किया। अगली बात, बाद में फिर आगे चल के कुछ अरसे बाद जब ये दरियाफ्त हुआ मरकरी के लिए, तो फिर मज़ीद एक्सपेरिमेंट हुए, तो फ़ौरन ही कुछ अरसे बाद ही पता चलता गया कि और मटेरियल्स भी ऐसा करते हैं। मसलन और मटेरियल कौन कौन है और किस किस टेम्परेचर पे ऐसा करते हैं,
यानी सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो ये छोटी सी लिस्ट है जो आपको MCQs के लिए पर्टिकुलरली ज़हन में रखनी है। कहता है सम अदर मटेरियल्स सच एज एल्यूमिनियम है, जिसका ये लिखा हुआ है TC यानी क्रिटिकल टेम्परेचर 1.18 केल्विन। ऐसे ही SN ये बच्चों टिन है, टिन आपको पता है SN, तो ये टिन 3.72 केल्विन उसका क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड लेड यानी PB, वो उसकी सिंबल नहीं अब लिखी, वो पूरा नाम लिख दिया, उसका बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर है 7.2 केल्विन। ये अपने MCQ के लिए सुपर इनके ना याद रखने हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ऑल्सो बिकम सुपर कंडक्टर्स एट वेरी लो टेम्परेचर, तो ये भी बाद में दरियाफ्त हुआ। वेरी लो मतलब ज़ाहिर है वो बताए हुए हैं कितने लो, नियर 0 केल्विन है ये सारे टेम्परेचर, तो ये सारे कहलाते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। लेकिन ये तो बच्चों फिर बहुत मुश्किल है, इतना लो टेम्परेचर 0 केल्विन के करीब -273 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, ये बहुत ही मुश्किल होता है इतना लो टेम्परेचर हासिल करना। बड़ी ख़ास टेक्निक्स, बहुत खसूसी, बड़ी ख़ास किस्म की, पेचीदा किस्म की टेक्निक्स चाहिए होती हैं। ज़्यादा ईजी, ज़्यादा आसान, ज़्यादा अच्छे वाले सुपर कनेक्टर पता है कौन होंगे? कौन से भला? जो आम रूम टेम्परेचर पे भी बन जाए सुपर कनेक्टर। आज तक बच्चों ऐसा अभी तक तो नहीं बन सका, कोशिशें हो रही हैं, ये आपकी बुक के ही तकरीबन लफ्ज़ है कि जी शायद कभी बन जाए। जिस दिन वो बन गया तो बड़ा इनकलाब होगा इलेक्ट्रिकल समझिए इंजीनियरिंग के अंदर। वो अभी तक रूम टेम्परेचर सुपर कनेक्टर तो नहीं बन सका, कभी बन गया तो फिर तो बहुत ही कमाल की बात हो जाएगी, बड़ा रेवोल्यूशन हो जाएगा। मैंने बताया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कि आम रूम टेम्परेचर पे ही रेजिस्टेंस 0 है और थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रिकल दे के आप बड़े बड़े काम ले सकेंगे, पर अभी तक हुआ नहीं। लेकिन कोशिशें जारी हैं, और हायर और हायर और हायर टेम्परेचर पे सुपर कनेक्टर बनाने की कोशिशें आज भी जारी हैं। तो हाई टेम्परेचर सुपर कनेक्टर्स कौन से हैं? पहली बात उसने ये की, उसने कहा जी कि 1986 में 1986 में सम न्यू सिरामिक सब्सटेंसेस। ये सिरामिक कौन से होते हैं बच्चों? इसकी यहाँ को डिटेल नहीं बताई, लेकिन मैं आपको कभी बता चुका हुआ हूँ, याद करें, आपको लेक्चर दिया हुआ है चैप्टर नंबर 13 में, जब मैंने पढ़ाया था आपको थर्मिस्टर्स, याद करें, उसमें ये मैंने इसका तारफ़ दिया था सिरामिक सब्सटेंसेस का। तो कुछ नए सिरामिक सब्सटेंसेस ऐसे बनाए गए, शो सुपर कंडक्टिविटी इवन एट ए हाई टेम्परेचर ऑफ 125 केल्विन। अब कहाँ 1.18 केल्विन या 4.2 अभी पढ़ा था, या 3.72 या 7.2, और ये 125 केल्विन जो काफ़ी हाई टेम्परेचर है। अभी भी वैसे ये बहुत ठंड वाला टेम्परेचर है। ये 125 जो केल्विन है, ये भी कोई समझिए कोई -150 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग तो तकरीबन ये भी है, बहुत ही कम है ये भी अभी, लेकिन उनसे बहरहाल ज़्यादा है। अच्छा, अब ये तो बहुत लो टेम्परेचर वाले सुपर कंडक्टर थे, लेकिन ये फिर 1986 में कुछ सिरामिक्स, ये MCQ के लिए याद रखिएगा, 1986 में कौन से सब्सटेंस थे? सिरामिक सब्सटेंसेस कुछ बने थे, जिनकी देखा गया कि 125 केल्विन जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर है। आगे एक डेफिनेशन है, किन्हें हम कहते हैं बच्चों हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर? तो ऐसे सुपर कंडक्टर जो 77 केल्विन से अबव सुपर कंडक्टर बने बच्चों, उनको कहते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। और ये 77 केल्विन कौन सा टेम्परेचर है? तो ब्रैकेट में उसका कुछ जिक्र किया है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन है। लिक्विड नाइट्रोजन जिस टेम्परेचर पे बॉयल होती है और पहली दफ़ा गैशियस हालत में आना शुरू करती है, वो 77 केल्विन है। उस टेम्परेचर से अबव जो सुपर कंडक्टर बनते हैं, ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कि उन्हें कहेंगे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। तो क्या है? दी सुपर कंडक्टर्स विद ए क्रिटिकल टेम्परेचर अबव 77 केल्विन, जो क्या होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, आर कॉल्ड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। ये डेफिनेशन हो गई जी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की। और ऐसे ही जो 77 केल्विन से बिलो पे बने, उन्हें हम कहेंगे लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। और इन्हीं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सी कोशिशें जारी हैं, अभी भी जारी हैं, और हाई पे जो बनते जाएंगे वो ही अच्छा है। तो इन रीसेंट पास्ट, माजी करीब में, उस सन तो खैर नहीं बताया, ना ही आपकी टेंशन आपने बताना है, बस इन रीसेंट पास्ट कहता है कि ए न्यू सब्सटेंस कॉल्ड, ये नाम याद रखना है आपने, यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, और उसका फार्मूला भी YBA2Cu3O7। ये एक साहब थे प्रोफेसर याओ लियांज ली, क्या नाम है, याओ ली, ये कोई चीनी मीनी बंदा था, मतलब चाइनीज़ को नस्ल का यकीन था शायद ये। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसने, याओ लियांज ली साहब ने, ये रिसेंट पास्ट में ये एक बनाया मटेरियल, यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड YBA2Cu3O7 हैव बीन फाउंड टू बिकम ए सुपर कंडक्टर एट 163 केल्विन।
और -110 डिग्री 163 केल्विन को अगर आप कन्वर्ट करें डिग्री सेंटीग्रेड में तो बनेगा -110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये प्रोफेसर याओ लियांजली साहब ने कहाँ पे, कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये किया था। यानी और भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला 163 या -110 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये भी बहुत कम है फिर भी। -110 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत थोड़ा टेम्परेचर है हम इंसानों के हिसाब से, आम रूटीन के हिसाब से। ये टॉपिक बस ठीक है, फिर यहीं फिनिश हुआ। लेकिन एक पॉइंट इसका बस लास्ट है कि इसकी एप्लीकेशन, ये आपकी टेक्स्ट बुक पे भी है और ये भी शामिल करना है इसमें। एप्लीकेशंस, सुपर कंडक्टिविटी की एप्लीकेशंस में ये 4 आपके सामने एक लिस्ट दी हुई है। एक है जी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI। ये एक तस्वीर भी बनी हुई है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन लिखा है। ये एक मशीन सी, सुरंग सी बनी हुई है। ये कभी शायद कभी टीवी शी में कभी देखा ही हो, एक स्ट्रेचर पे बंदा पड़ा हुआ है और ये बंदा अंदर, स्ट्रेचर अंदर चला जाता है इस मशीन के, और ये फिर बंदे की बॉडी की अंदर से कुछ इमेजेस लेते हैं। कुछ ख़ास टेक्निक है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। वो क्या है टेक्निक, कैसे होती है, ये हमारा यहाँ टॉपिक नहीं है, उसकी आपके लिए कोई डिटेल नहीं है। अच्छा, इसमें बस आपके लिए सिर्फ ये डिटेल है कि यहाँ बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होते हैं, नाम में ही ज़ाहिर है मैग्नेटिक। और हम जानते हैं, पीछे बड़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि जी कि अब करंट चले तो गिर्द बनता है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होते हैं इमेजिंग, इंसानी बॉडी के अंदर की इमेजिंग के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब बड़ा हाई, बड़ा हैवी करंट चाहिए, और उसके लिए सुपर कंडक्टर्स यूज़ होते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो और इजीली हाई करंट चले और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो। बस आपके लिए इसकी यही डिटेल है। तो ये किसकी एप्लीकेशन है, सुपर कंडक्टिविटी की। और एक बच्चों ये बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स। लेविटेट करना, लेविटेशन का मतलब होता है मोल्लक होकर चलना। ये बॉल पॉइंट मैंने किताब के ऊपर रख दी और थोड़ा सा यूँ ऊपर को उठा दी, तो ये ऊपर उठ के और चलना, ये कहलाता है लेविटेट। मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स ये जो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्कों ने बनाई हुई हैं, जापान ने और कुछ कोई यूरोपीय मुल्कों ने भी, 1-2 जर्मनी वगैरह ने। तो ये कभी शायद आपको पता होगा, सुना होगा कि ये इनकी जो पटड़ी होती है उससे थोड़ी सी ऊपर उठ के ये चलती हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है नीचे, रिपेल करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी जो ट्रेन है ये, इसका कुछ यहाँ पर ये जिक्र भी है, आपका चैप्टर 17 ही है, उसका टेक्स्ट बुक का 151 पेज है, उसमें वो जो साइड पे डू यू नो या इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसमें उसने लिखा हुआ, कहता है ए बुलेट ट्रेन इज़ लिफ्टेड अबव द रेल्स। ये बुलेट ट्रेन की तस्वीर दिखाई है तो जो कहता है रेल्स से ऊपर को उठी रहती है ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट। दस फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड टू मिनिमम एंड स्पीड कैन बी एनहेंस्ड अप टू 500 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों बहुत पुरानी खबर है, मैं आपको बता दूं, आपकी टेक्स्ट बुक में वैसे यही है, आपने पेपर में यही लिखना है, ये वाली फिगर ही लिखनी है, लेकिन अब मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूं, इंटरनेट वगैरह पे चेक भी कर लीजिएगा बेशक। वो 600 किलोमीटर पर आवर के लगभग उसके करीब 650 को 600 किलोमीटर पर आवर के लगभग जो है ना ये स्पीड हासिल कर ली जा चुकी हुई है। ये किताब काफ़ी पुरानी छपी हुई है तो ये बड़ी पुरानी हो गई है ये वाली फिगर। पर मैंने बताया कि यही अगर MCQ में आया तो यही करना है। अच्छा, इनमें भी क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है और इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को हासिल करने के लिए हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं वो जो सुपर कंडक्टर्स हैं। और क्या एप्लीकेशन है सुपर कंडक्टर की, तो पावरफुल एंड स्मॉल मोटर्स, छोटी छोटी लेकिन बड़ी पावरफुल मोटरों ने क्या करना होता है, पंखे जो हमारे घूमते हैं पर उनके पंखे चलते हैं तो मोटरें होती हैं उनमें, और भी बहुत सी जगहों पे जहाँ घुमाव पैदा करना है बिजली से हमने मोटरें यूज़ होती हैं। तो जैसे कि आपकी जूसर मशीन है उसमें घुमाव, मिल्क शेक बनाने वाली मशीन है उसमें घुमाव पैदा करना, या बिजली पे चलने वाली सिलाई मशीन है उसमें घुमाव पैदा करना, मोटरें इस्तेमाल होती हैं बहुत सी चीज़ों में। अच्छा, तो सुपर कंडक्टर की ये भी एक एप्लीकेशन है जो हम देख रहे हैं कि छोटे साइज़ की लेकिन बड़ी पावरफुल हों, उन मोटरों में भी इनका इस्तेमाल है, क्योंकि मोटरें सारा करंट चलने से चलनी है। और पावरफुल मोटर वो होंगी जिनमें अच्छा पावरफुल करंट चले और मैग्नेटिक इफेक्ट अच्छा पैदा हो, और वो मुमकिन होगा सुपर कंडक्टर की मदद से। तो ये भी एक एप्लीकेशन है। और एक फास्ट कंप्यूटर चिप्स हैं, कंप्यूटर की चिप, वो जो IC होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की चिप होती है, तो वो फास्ट और तेज़ कंप्यूटर अच्छा ज़ाहिर है वही होता है जो और तेज़ चले और तेज़ काम करे। और कंप्यूटर जो ज़ाहिर है चलता है बच्चों वोल्टेजेस पर, करंट्स पर, उसके अंदर करंट चल रहे होते हैं, पूरा सर्किट उसका जो अंदर है पेचीदा सर्किट। और फास्ट कंप्यूटर चिप यानी तेज़ काम करने वाली कंप्यूटर चिप, तेज़ जिसमें करंट चले, और तेज़ करंट चलने का मतलब है जिसमें रेजिस्टेंस ना होने के बराबर हो, कम से कम हो, तो वहाँ भी ये सुपर कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं। मतलब
बहुत हद तक ये 100% परफेक्ट सुपर कंडक्टर तो नहीं, लेकिन कोशिश की जाती है कि क्लोजेस्ट अप्रोच टू सुपर कंडक्टर वहाँ पर यूज़ की जाए। तो ये इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की लिस्ट थी जो ये हिस्सा है इस टॉपिक का, एंड पे एक लास्ट हेडिंग है इसकी। लें जी बच्चों, ये टॉपिक फिनिश हुआ। अगला हमारा जो टॉपिक है, हेडिंग है, वो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स की। हमने क्या क्या अब तक पढ़ ली हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों फिनिश हो गई हैं। अगला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, यही लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लेकिन वो आज के लेक्चर में मैं नहीं शुरू करने लगा। मैं आज थोड़ा सा जो अभी कुछ टाइम हमारे पास है तो मैं आपको वो जो बची खुची कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज की जो बातें हैं जो भी आपको कुछ करवाई जा सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ही है, और एक एग्जांपल भी पिछले लेक्चर में आपको देनी थी वो दी नहीं है। चलिए वो थोड़ा सा ज़रा टाइम का फ़ायदा थोड़ा सा उठा लेते हैं। तो ये मैं जल्दी से आपके सामने फिर रखता हूँ जी। ये हमारा चैप्टर 17 है, हमने अभी ये पढ़ लिया है सुपर कंडक्टर, और ये हमारा सिर्फ रह गया है थ्योरी का टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। और एग्जांपल नंबर 1 करनी थी, वो भी अभी आपकी है, वो भी चलिए देख लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, चौथा और पाँचवां आपको याद होगा पिछले लेक्चर में कर लिए थे। छठा, आठवां और 11वां मैंने मज़ीद करवाने हैं, और फिर कुछ आपने भी करने हैं, होमवर्क भी है आपका, वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एज़ यूजुअल पहले भी जब बात हम कर चुके हैं, आपसे ना हुए तो कोई मसला बना, परेशानी बनी तो आपने मुझसे पूछ लेना, फिर मैं आपको ऐसे ही वीडियो में वो भी बता दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, बात हो रही थी कि शॉर्ट क्वेश्चन चौथा और पाँचवां कर चुके हैं, छठा, आठवां और 11वां मज़ीद है। तो चलिए ज़रा थोड़ा सा ये काम हम निपटाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जी, ये बच्चों याद होगा चौथा पाँचवां हम कर चुके हैं, ये आगे हम आते हैं जी। तो आगे बच्चों हमारा, जैसे मैंने भी बताया, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर छठा, आठवां और 11वां। छठा ये है, और ज़रा देखें तो ये क्या है, ज़रा इसकी सामने ही फ़ौरन ही ये डायग्राम देखे कुछ याद आया आपको, और ये हेडिंग तो देखें आंसर की, जो कुछ लिखा, जो डायग्राम बनी है। अब मैं इसका क्वेश्चन बाद में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है, कहता है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। कैसे बनते हैं सॉलिड्स में एनर्जी बैंड, डिस्क्राइब कीजिए। और एक्सप्लेन द डिफरेंस अमंग इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, वैसे मेरे ख्याल में तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकती है, तो आपने वो पूरा लिखना है, वो जो भी एनर्जी बैंड थ्योरी में आपने टॉपिक पूरा पढ़ा था। लेकिन फिर भी ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के स्टैंडर्ड के मुताबिक भी जो क्वेश्चन की वर्डिंग है बच्चों, ये ज़्यादा शॉर्ट लिख नहीं सकते हम। देखें ना, जो पूछा उसने, मतलब 4-5 लाइनों में ये मुका नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, मजबूरी है। जो पूछा ज़रा खुद ही गौर कीजिए, तो ये इतना बहुत ज़्यादा शॉर्ट बनता नहीं है इसका आंसर वैसे। और आपके चैप्टर 17 के ज़्यादातर शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर ऐसे ही हैं कि मोस्टली वो शॉर्ट बनता नहीं है, बहुत हद तक हम कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, तो जो क्वेश्चन है वो आपने देख लिया जी। तो 2 हिस्से समझिए, एक तो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड बयान कीजिए, वो चंद लाइनों में ये लिखा हुआ है। अब ये क्या है, क्या यहाँ क्या लिखा है, और ये फिर आगे क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस, वजाहत करें फ़र्क क्या है किस का अमंग द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर इन टर्म ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। ये तीनों डायग्राम आपकी जानी पहचानी है, और ये हिस्से, ये सारे लाइनें फ़िक्रे आपके सारे ही जाने पहचाने हैं। ये पूरा थ्योरी वाला टॉपिक है, मैं आपको ये आंसर समझाने नहीं लगा इसका, मेरा वही लेक्चर दोबारा देख लें और यहाँ से आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये शॉर्ट आंसर आपका हो गया, छठा हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों अगला है 8वां। तो ये देखें, तो ये 7वां। उसके बाद ये है जी 8वां क्या है, डिस्कस द मैकेनिज्म। 8वां शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ए प्योर सेमीकंडक्टर एलिमेंट। कुछ याद आया? ये पिछला लेक्चर है जी आपका, इस लेक्चर से पिछला आपको याद होगा। ये डायग्राम, ये वाली डायग्राम देखिए, और ये वाली भी। तो जो कुछ इसमें लिखा है, जो कुछ इसमें ये बताया हुआ है, इसी के बारे में ये सारी आपकी पिछले लेक्चर वाली बातें हैं टोटल। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये आप उधर उस टॉपिक में दोबारा देख सकते हैं। कुछ ज़्यादा बहुत शॉर्ट भी नहीं है, ज़्यादा खैर लंबा भी नहीं है। मैं जल्दी से मोटे मोटे पॉइंट आपको ऊपर से ज़रा लाइनें पढ़ ही दूँ। तो मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन क्या है जी, कहता कंसिडर करें जी, ए रो है, एक लाइन है, ये फिक्रे आपको वही लगेंगे, नज़र आएंगे जो आपने पढ़े भी हैं, रीडिंग हुई हुई है आपकी पिछले लेक्चर में। तो रो है सिलिकॉन एटम्स की इन ए क्रिस्टल, एंड ए होल इज़ प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एटम ए। तो पहली दफ़ा ए में पैदा हो गया, होल कहीं मौजूद था। एज द होल इज़ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज। ये तो वही फिक्रे हैं, वही टॉपिक के फिक्रे हैं।
उस फिर क्या होगा, दिस होल अट्रैक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नेबरिंग एटम से बी, कह दीजिए बी। बच्चों कुछ याद आ रहा है आपको? ये तो पूरे पूरे लफ्ज़ पूरे पूरे फिक्रे ही वो हैं, बिल्कुल वही हैं पिछले लेक्चर वाले। दिस क्रिएट्स ए होल एट बी विच अट्रैक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम सी, वह सी से ले लेगा। सो ए होल अपीयर्स एट डी, बल्कि गलती भी वही है, गलती भी वही है, वो याद करें यहाँ पहले ही डी लिख दिया था, हालांकि एक फिक्रे आगे आना था डी, यहाँ सी आना। फिर एंड सो ऑन, फिर उसी तरह से वो डी से सी खींचेगा तो वहाँ आ जाएगा होल। सो दी होल्स आर आल्सो मोबाइल इन दिस केस एंड मूविंग, ए मूविंग होल अपीयर्स टू बी moving positive charges, appears to be moving positive charges. In this example we consider a special case in which the electrons and holes are moving in a straight line, actually their motion is random। ये हमारा नोट नंबर 1 था पिछले लेक्चर में, अपने याद होगा। Because positively charged core of the atom can attract an electron from any neighboring, किसी तरफ से भी आ सकता है। और फिर the current in the semiconductor is due to the flow of both electron and holes in the presence of, बैटरी की बात उसने थोड़ी सी डिटेल से वैसे नहीं की। अच्छा, कहता है दोनों चलते हैं जब चलता है करंट। सो द टोटल करंट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड होल करंट। यहाँ थोड़ा सा वो इस डायग्राम की बात करनी चाह रहा है, तो ये थोड़ा सा इजाफी फिक्रा लिख दीजिए कि द करंट इन सेमीकंडक्टर यहाँ पे ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू एन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। चलिए, ये इस डायग्राम का भी जिक्र आ गया और बाकी बातें भी हो गई। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया जी। और बच्चों अगला शॉर्ट क्वेश्चन हमारा है 11वां, और 11वां आई एम अफ्रेड कि अभी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाँ जी वो नहीं अभी कर पाए। ये देखें 11वां जो है ये वाला what is meant by hysteresis loss और how it is it used in the construction of a transformer। ये अभी हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अभी पढ़ी नहीं है, वो अभी थ्योरी में हमारा रहता है। तो सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन रह गया जी मेरा करवाने वाला, वो उधर पढ़ा के फिर थ्योरी इंशाल्लाह वो भी करवा दूंगा। एक एग्जांपल भी जो पीछे होनी थी और नहीं हो सकी, ज़रा उस पर भी जल्दी से हम बात कर ही लेते हैं। जो पिछले 2 लेक्चर पीछे जो आपने न्यूमेरिकल्स कर लिए हुए हैं, अगर वो न्यूमेरिकल कर लिए हुए हैं तो वैसे तो मैं ये एग्जांपल अगर आपके लिए छोड़ भी दूं तो भी कोई हर्ज वैसे मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप खुद कर सकते हैं वैसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके। लेकिन चलिए फिर भी थोड़े से इसके मोटे मोटे पॉइंट बता ही देता हूँ। थोड़ी सी लेंथी इसकी स्टेटमेंट है, ज़रा जल्दी से ज़रा कोशिश करते हैं। इसको कहता है ए स्टील वायर, स्टील की तार थी 12 मिलीमीटर थी इन डायामीटर। साथ ही साथ ये गिवन डाटा की लिस्ट भी सामने है। डायमीटर ऑफ द वायर डी है 12 मिलीमीटर जी, मिली है 10⁻³ सब जानते हैं, आपको पता है। और एहतियातन आगे चलने से पहले डायमीटर का बटा 2 करके रेडियस निकाल लिया। कहीं उम्मीद है कि जब डायमीटर गिवन हो तो अमूमन रेडियस की भी ज़रूरत पड़ जाया करती है, तो आपको पता ही है। वो 12 मिलीमीटर था तो उसका बटा 2 हुआ तो 6 मिलीमीटर। अच्छा, स्टील वायर थी 12 मिलीमीटर डायमीटर की, इज़ फास्टनड, वो बांध दी गई, फास्टनड बांध दी गई टू ए लॉग एंड इज़ देन पुल्ड बाई ए ट्रैक्टर। ये एक छोटी सी मध्यम सी मैंने आपके समझाने के लिए यहाँ बना छोड़ी है। लॉग होता है लकड़ी का एक शतीर कह लें, शतीर मतलब ये पुराने ज़माने में शतीर आपको पता ये होते थे जो छतों पर डालते थे, तो ये एक इस तरह का एक रॉड सा समझ लीजिए, लकड़ी का मोटा सा है, तो उसको लॉग कहते हैं। अच्छा, ये एक तार है, ये वाली तार है, और ये ब्लॉक सा बनाया हुआ है, ये समझिए ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर ने यूँ इधर को चलना है तो ये ज़ाहिर है खिंच जानी है, ये जो तार है पीछे लकड़ी का वो लॉग यानी शतीर है, और ये ट्रैक्टर है उसको खींच रहा है। ये है जी सूरत हाल, और ये डायमीटर उसका दे दिया और रेडियस हमने खुद निकाल दिया। अब करना क्या है, द लेंथ ऑफ द स्टील वायर बिटवीन द लॉग एंड द ट्रैक्टर इज़ 11 मीटर। इसकी लेंथ, ये लेंथ L है, ये ओरिजिनल लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर, जिसको स्मॉल l किताब पे लिखा या कैपिटल L लिख सकते हैं तब भी ठीक है। ये ओरिजिनल लेंथ है, टोटल लेंथ है वायर की 11 मीटर, ठीक हो गया। और क्या बताया, ए फोर्स ऑफ 10,000 न्यूटन इज़ रिक्वायर्ड टू पुल द लॉग। इस शतीर को खींचने के लिए इतनी फोर्स चाहिए, तो लिस्ट की अगली चीज़ है फोर्स 10,000 न्यूटन, ठीक हो गया। करना क्या, कैलकुलेट बच्चों करना है। ए पार्ट द स्ट्रेस इन द वायर एंड बी द स्ट्रेन इन द वायर, और सी हाउ मच डज द वायर स्ट्रेच, ये वायर कितनी फैल जाती है व्हेन द लॉग इज पुल्ड, कितनी फैल गई। ये भला क्या पूछा बच्चों, कितनी फैल गई, ये पूछा डेल्टा L, चेंज इन लेंथ, याद करें। तो फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन तो खैर आपके पास मौजूद ही है, मैं जल्दी से ज़रा आपके लिए फिर से बता दूं कि लिस्ट थोड़ी इसकी यूँ बना दूं कि डायमीटर गिवन था, हमने वहाँ से रेडियस निकाल लिया, डायमीटर बटा 2 करके ऑफ कोर्स,
और बच्चों हमें ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर मालूम थी, गिवन थी हम, और फोर्स भी गिवन है। और क्या कहता है ये ब्रैकेट में एक चीज़ एंड पे गिवन है जो स्टेटमेंट में अभी शायद नहीं पढ़ी मैंने, ये ई जो है, ई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये बच्चों ई क्या है, ये इलास्टिक मॉडुलस है, याद करें वो 2 लेक्चर पीछे आपने पढ़ा हुआ है, वो जो टॉपिक था एनर्जी स्टोर्ड अपना स्ट्रेन एनर्जी वाला, एनर्जी स्टोर्ड इन डी फॉर्म सॉलिड या स्ट्रेन एनर्जी, उसमें ई से ज़ाहिर किया था। मैंने कहा था ये यंग मॉडुलस भी कह सकते हैं, वैसे वाई से भी कर सकते हैं, लेकिन ई से जैसे बुक वाले ने किया, ये इलास्टिक मॉडुलस गिवन है या यंग मॉडुलस समझिए ये गिवन है। तो फिर ये अब एक लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कुछ गिवन है, और यहाँ पे वाई कह लें या ई कह लें वो भी गिवन है। अब ये चीज़ें गिवन है, पूछा क्या गया है, तो ये भी लिस्ट चलिए बना लेते हैं। उसने कहा जी स्ट्रेस सिग्मा, याद करें सिग्मा से ज़ाहिर किया था, और बच्चों पूछी है स्ट्रेन, और कितनी फैल गई वो खिंच पड़ने पर, वो ट्रैक्टर के खींचने से, यानी डेल्टा एल पूछी है, वो जो तार कितनी फैल गई। अब ज़रा गौर करें, पहला जो इसका पार्ट है स्ट्रेस पूछा है बच्चों, स्ट्रेस का फार्मूला सब जानते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब हमें जो लिस्ट में फोर्स गिवन है, एरिया कहीं गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये यकीनन आप में से बहुत से फ़ौरन बोले होंगे कि पता है जी हमें एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, किसी तार का या किसी सिलेंड्रिकल चीज़ का, तार ज़ाहिर इसी तरह की है ना, सिलेंड्रिकल शेप की, तो किसी तार का ये वाला एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये पाई आर स्क्वायर। तो बस फिर फोर्स ओवर पाई आर स्क्वायर समझ लीजिए, यूँ कर लें, और फोर्स भी गिवन, रेडियस भी गिवन। ये पहला पार्ट हो गया जी बच्चों, और मैं आपको किताब से इसकी सोल्यूशन दिखाने लगा हूँ जी जल्दी से। ये रही ये वैल्यूज पुट की, और ये आगे जाके उसका ये आंसर आ गया जी। ये आया था 88.46 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 10⁻⁶ को हम मेगा लिख सकते हैं, तो ये मेगा पास्कल आपको पता है यूनिट है स्ट्रेस की। इलास्टिक मॉडुलस की भी यही है, स्ट्रेस की भी यही है, क्यों है कैसे है पीछे बातें हो चुकी। अब पार्ट ए या पार्ट 1 करने पर हम बच्चों स्ट्रेस निकाल चुके हैं। अब पूछिए स्ट्रेन, और ज़रा देखना ज़रा, आपके पास स्ट्रेस मालूम है, अभी निकाल लिया हुआ है, और इलास्टिक मॉडुलस या यंग मॉडुलस मालूम है, और स्ट्रेन पूछी है। कोई फार्मूला ज़हन में आ रहा है? इन तीनों का आना चाहिए, वो है जी ये वाई या ई कह लें, इलास्टिक मॉडुलस वो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, बिल्कुल। तो पूछिए स्ट्रेन, ये बच्चों स्ट्रेन उधर ले जाते हैं ऊपर, तो यहाँ से फार्मूला क्या बना, स्ट्रेन हो जाएगी, वो वाई नीचे ले आए, स्ट्रेस ओवर वाई, या यहाँ किताब वाले ने इसको वाई की बजाय जैसे मैंने बताया ई कहा हुआ है। तो चलिए ये दोनों की वैल्यूज़ पुट करें, और आगे मैं इसकी सोल्यूशन भी दिखाने लगा हूँ। ये देखिए आपके सामने है जी, ये दूसरा पार्ट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, वहाँ से स्ट्रेन उधर चली गई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नीचे आ गया, स्ट्रेस ओवर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये आ गया। और स्ट्रेन की यूनिट कोई नहीं होती, क्योंकि ऊपर स्ट्रेस है उसकी भी पास्कल है, नीचे इलास्टिक मॉडुलस है उसकी भी पास्कल है, ठीक हो गया। तीसरा पार्ट, दूसरे पार्ट के एंड तक अब आप क्या मालूम कर चुके हैं, अब आपको स्ट्रेन मालूम हो चुकी हुई है। अब चाहिए बच्चों चेंज इन लेंथ, तो स्ट्रेन मालूम हो चुकी है, ये मैंने लिखा स्ट्रेन होती है, आपको जाना पहचाना फार्मूला, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ को कैपिटल एल, चलिए मैं अगर लिख रहा हूँ यहाँ तो मैं यहाँ भी कैपिटल एल लिख देता हूँ, ठीक हो गया। ये डायामीटर था और ये हमारा रेडियस निकाला था, वो हमारे मिट गए थे ज़रा। अच्छा, चेंज इन लेंथ चाहिए तो डेल्टा एल बच्चों, ये एल उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल लेंथ, ये दोनों अब मौजूद हैं, लें जनाब। तीसरा पार्ट भी आपका हो गया, वैल्यू पुट करें, सॉल्व करने, और यही सोल्यूशन ये देखिए जी तीसरे पार्ट की, पार्ट सी जिसको कहा है। तो क्योंकि स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो ये बच्चों आपके सामने, ये लेंथ उधर जाके स्ट्रेन से मल्टीप्लाई हो गई, ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ वैल्यूज़ दोनों की पुट की, तो ये निकल आई इतने 10⁻³ मीटर है समथिंग इंटू 10⁻³ मीटर, और -3 10⁻⁴ जो होती है मिली होती है, तो ये मिलीमीटर हो गया। लें जी बच्चों, अब सिर्फ क्या रह गया है, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्सरसाइज में अगर कुछ रहता है तो सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल सारे पहले ही कर चुके हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम तब करेंगे जब थ्योरी का वो टॉपिक हमने पढ़ लिया होगा, और वो भी इस चैप्टर का थ्योरी का लास्ट पोर्शन है, वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हम इनके बारे में बात करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच।